Friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी पढ़ाने वाला हूँ। विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी मैं ऑलरेडी वैसे बता चुका हूँ, आपको पढ़ा चुका हूँ, तो ये मान के चलिए कि आज आपका एक रिवीजन है शेक्सपियर की बायोग्राफी का। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको कोई पॉइंट ऐसा शेक्सपियर का मिस ना हो जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो आज की जो बायोग्राफी है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उसमें शेक्सपियर पूछा जाता है, तो ये जो क्लास है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शेक्सपियर की बायोग्राफी नटशेल में। उसके बाद जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, क्रोनोलॉजी ऑफ चीफ इवेंट्स इन शेक्सपियर्स लाइफ, तो इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा शेक्सपियर के बारे में आपको बता दूं। अच्छी तरह से समझते हुए चलना, और अच्छी तरह समझोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाएगा। पूरा शेक्सपियर, उसकी पूरी बायोग्राफी बहुत अच्छे तरह से आपकी तैयार हो जाएगी। लेकिन मेन चीज़ होती है कि आपका जो माइंड है वो सेट होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो ये बॉडी है ना, इस बॉडी में सारा खेल हमारे थॉट्स का होता है, हमारे विचारों का होता है। और जब हम अपने थॉट्स को नेगेटिव कर देते हैं तो फिर चाहे कोई कितनी भी अच्छी चीज़ हो, कितना भी अच्छा, कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो हमें अच्छी नहीं लगती। अगर जो हम उसे पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखते हैं तो वो चीज़ आपके लिए पॉजिटिव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका मन पढ़ने में नहीं है और आपको ज़बरदस्ती बिठाया जा रहा है पढ़ने के लिए, तो फिर आप अच्छी तरह नहीं पढ़ पाएंगे। आपका मन नहीं है लेकिन आपके ऊपर प्रेशर है कि नहीं, टीजीटी एग्ज़ाम क्रैक करना है आपको, तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो ये थॉट्स होते हैं ना, ये हमारे बॉडी के हर पार्ट पर, मैं कहता हूँ हर पार्ट पर इनका एक रोल होता है। ये हर पार्ट पर प्रभाव डालते हैं, ये जो हमारे विचार होते हैं, क्योंकि जैसे विचार होते हैं उसी तरह से शरीर काम करने लगता है। आपने देखा होगा, आपके मन में ख्याल आता है कि मुझे आराम करना है, मुझे सोना है, तो ये शरीर आलसी होने लगता है, सोने लगता है। लेकिन आप ठान लेते हैं, नहीं, मुझे तो जागना है, मुझे तो लड़ना है, मुझे तो पढ़ना है, मुझे तो आगे बढ़ना है, तो ये शरीर उसी तरह से काम करने लगता है। तो मेन चीज़ है, आप अपने विचारों को मजबूत बनाएं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका माइंड इधर उधर हिंडोले खा रहा है, इधर उधर डोल रहा है, तो इस माइंड को पहले सेट करें और प्लेजर के साथ अच्छी तरह से क्लास को पढ़ें। सब अच्छा लगेगा और बहुत अच्छी तरह से तैयार होगा। लेकिन अगर जो इफ़ योर माइंड इज़ वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर, सो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। शेक्सपियर के बारे में हमारी क्लास है। तो दोस्तों, विलियम शेक्सपियर की अगर जो हम बात करें तो विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध नाटककार हैं। एक प्रसिद्ध कवि के रूप में शेक्सपियर को जाना जाता है। शेक्सपियर के फादर जॉन शेक्सपियर थे। शेक्सपियर के फादर कौन थे? जॉन शेक्सपियर थे, और उनका ग्लोव मेकिंग का बिजनेस था। आप एक रजिस्टर पेन जरूर लेकर बैठना ताकि आप पॉइंट्स को नोट भी कर सकें। तो शेक्सपियर के फादर जॉन शेक्सपियर का ग्लोव मेकिंग का बिजनेस था, और इनको लोग समाज में बूचर के नाम से भी पुकारते थे। बूचर यानी कि कसाई, क्योंकि ये कहा जाता है इनका बैकबोन का बिजनेस था। जो शेक्सपियर के फादर जॉन शेक्सपियर थे, ग्लोव मेकिंग का इनका बिजनेस बताया जाता है। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छी पोजीशन थी, बहुत अच्छा इनका एक ओहदा था समाज में। और इनकी जो मदर थी, शेक्सपियर की मदर, जिनका नाम था मैरी आर्डन, वो एक जमींदार परिवार की लड़की थी। ये भी एक बहुत अच्छे खासे, जो कहते हैं ना, ठुका हुआ परिवार होना, तो उस परिवार से थी इनकी माँ, मदर, जो मैरी आर्डन थी। अब शेक्सपियर की बर्थ की बात करें तो शेक्सपियर का जन्म आपको पता होगा, स्टार्डफोर्ड अपॉन एवोन में इनका बर्थ हुआ था 23 अप्रैल 1564 में। तो याद रख लेना, शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल
1564 में स्टार्डफोर्ड अपॉन एवोन पर हुआ था। और उस समय क्या था, बैप्टिज्म सेरेमनी होती थी, अभी भी होती है बैप्टिज्म सेरेमनी, जिसको एक तरह से नामकरण संस्कार हम बोल देते हैं अपने यहाँ पर। तो ऐसे ही क्रिश्चियंस में बैप्टिज्म सेरेमनी होती है। ये एक रिचुअल है और एक रिलीजियस रिचुअल है। तो ये शेक्सपियर के साथ भी हुआ। तो 23 अप्रैल 1564 में तो इनका जन्म हुआ और 26 अप्रैल 1564 में इनको बैप्टिज्म किया गया था। होली ट्रिनिटी चर्च थी जहां पर इनका बैप्टिज्म हुआ था। और देखो, एक कोइंसिडेंस कह लीजिए या फिर इनकी लाइफ का एक फैक्ट कह लीजिए कि जिस चर्च में, होली ट्रिनिटी चर्च जिसमें इनका बैप्टिज्म हुआ, उसी चर्च में इनको बरीड किया गया था, शेक्सपियर को। तो इतना क्लियर हुआ। शेक्सपियर के फादर जॉन शेक्सपियर, इनका ग्लोव मेकिंग का बिजनेस था। इनकी माँ मैरी एडन थी। जो मैरी एडन थी वो एक लैंडलॉर्ड फैमिली से थी, काफ़ी अच्छी इनकी पोजीशन थी। और शेक्सपियर का बर्थ 23 अप्रैल 1564 में स्टार्डफोर्ड अपॉन एवोन में हुआ था। और इनका जो बैप्टिज्म था वो 26 अप्रैल 1564 में होली ट्रिनिटी चर्च में हुआ था। अब इनके बर्थ को लेकर एक बात और है, एक फैक्ट और है इनके बर्थ से जुड़ा हुआ। इनका जो बर्थ है वो वहाँ पर इंग्लैंड में एक नेशनल फेस्टिवल होता है जिसको हम सेंट जॉर्ज डे के नाम से जानते हैं। सेंट जॉर्ज डे के नाम से लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो एक बहुत बड़े सेंट हुए सेंट जॉर्ज, उनकी भी बर्थ एनिवर्सरी इसी डेट को मानी जाती है। सो दिस डे इज ऑल्सो नोन एज सेंट जॉर्ज डे। सो दिस डे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Which day? 23 अप्रैल 1564, the birth of विलियम शेक्सपियर। इतना क्लियर हुआ। अब बात करें शेक्सपियर के सिबलिंग्स की, तो शेक्सपियर के 8 भाई बहन थे। उनमें से तीसरे नंबर के और एल्डेस्ट सर्वाइविंग सन थे विलियम शेक्सपियर। अब जब शेक्सपियर 18 साल के थे तो इनकी जो शादी हुई थी वो 26 ईयर्स ओल्ड, 26 साल की थी, जो एन हैथवे थी। एनी हैथवे से इनकी शादी हुई थी जो कि इनसे सीनियर थी। तो शेक्सपियर कितने साल के थे? शेक्सपियर जब 18 साल के थे तब शेक्सपियर की शादी एन हैथवे के साथ हुई थी जो कि 26 साल की थी। इतना क्लियर हुआ। और इनकी शादी के 6 महीने बाद में एन ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम था सुजैना, जिसकी बैप्टिज्म सेरेमनी 26 मई 1583 में हुई थी। क्लियर हुआ? एक बार फिर से समझिए। शेक्सपियर जब 18 साल के थे तो शेक्सपियर की शादी 26 साल की एनी हैथवे से इनकी शादी हुई थी। और इनकी शादी के 6 महीने बाद ही इनको एक बेटी हुई जिसका नाम सुजैना था। इट मीन्स शी वॉज ऑलरेडी प्रेग्नेंट बिफोर मैरिज, जो एनी हैथवे थी। शेक्सपियर को 2 जुड़वा बच्चे भी हुए। एक का नाम हेमनेट था और दूसरे का नाम था जूडिथ। हेमनेट और जूडिथ, इनको 2 बच्चे हुए था जिनका बैप्टिज्म सेरेमनी 2 फेब 1585 में उनकी बैप्टिज्म सेरेमनी हुई थी। हेमनेट इनका बेटा था और जबकि जूडिथ जो थी वो इनकी बेटी थी। हेमनेट की बात करें तो हेमनेट जो इनका बेटा था उसकी डेथ एट द एज ऑफ 11 उसकी डेथ हो गई थी। और अननोन कॉज बताया जाता है कि किसी अननोन कॉज की वजह से हेमनेट की डेथ हो गई थी। लेकिन अननोन कॉज पर जब जो रिसर्चर्स होते हैं उन्होंने रिसर्च की और इस चीज़ का पता लगाया तो बैबून प्लेग फैला हुआ था। बैबून प्लेग की एक कैटेगरी थी बैबून प्लेग। तो बैबून प्लेग फैला हुआ था और ये बताया जाता है कि उसकी चपेट में इनका बेटा हेमनेट भी आ गया था और उस वजह से उसकी मृत्यु हुई थी। कितना क्लियर हुआ? अब इनके परिवार के लिए एक संज्ञा और कही जाती है दोस्तों। इनको एक ऑनर मिलता है इनकी फैमिली को। कुछ लेजेंड फैमिली होती हैं उनको एक ऑनर दिया जाता है। तो शेक्सपियर की फैमिली को कोट ऑफ आर्म्स का ऑनर भी दिया जाता है। कोट ऑफ आर्म्स आपने देखा होगा, एक चित्र जहां पर शेक्सपियर की फैमिली को एक स्पेयर, एक भाले के साथ दर्शाया जाता है। तो वो एक इनका एक ट्रेडमार्क हम कह सकते हैं, इनका एक हॉलमार्क कह सकते हैं, इनका एक फैमिली मार्क कह सकते हैं, इनका लेजेंडरी स्टाइल मार्क उसको कहा जा सकता है। तो जिसको लेकिन
जेन्युइन वर्ड्स में उसको कोट ऑफ आर्म्स हम बोलेंगे। अगर जो क्वेश्चन ये आता है कोट ऑफ आर्म्स किस राइटर से रिलेटेड है, तो आपका आंसर होगा विलियम शेक्सपियर। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। इसके बाद हम बात करते हैं कि शेक्सपियर कि आपको कोट ऑफ आर्म्स के बारे में पता चला, बर्थ के बारे में पता चला, इनके बच्चों के बारे में हमने बात करी, इनकी शादी के बारे में हमने बात कर ली। अब इसके बाद जब इनको ट्विंस का जन्म हुआ था, उसके बाद में क्या हुआ, 1585 से 1592 के बीच में जो ये पीरियड कहा जाता है शेक्सपियर का, इसको हिडन पीरियड बोलते हैं लोग, कि एक हिडन पीरियड है शेक्सपियर का 1585 से लेके 1592 तक का। इसमें कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड शेक्सपियर के नहीं मिल पाते हैं ज़्यादा, तो इसको जो नाम दिया गया इस पीरियड को, वो कहा गया लॉस्ट ईयर्स। और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है कि शेक्सपियर का लॉस्ट ईयर कौन सा माना जाता है। तो 1585 से 1592 तक का जो टाइम है वो शेक्सपियर के लॉस्ट ईयर्स के नाम से जाना जाता है। इतना क्लियर हुआ। अब इस बीच के लिए बहुत सी बातें कही गई, तरह तरह के लोगों ने सब कुछ बहुत कुछ कहा। इनमें से एक बायोग्राफर हुए हैं निकोलस रॉ, याद रख लेना निकोलस रॉ। एंड निकोलस रॉ इज द फर्स्ट बायोग्राफर ऑफ शेक्सपियर। अगर जो क्वेश्चन एग्जाम में ये आए कि हु इज द फर्स्ट बायोग्राफर ऑफ शेक्सपियर, कि शेक्सपियर का फर्स्ट बायोग्राफर कौन है जिसने शेक्सपियर को सबसे पहले उसका लाइफ स्केच दिया, तो वो कौन है व्यक्ति जिसने उसकी बायोग्राफी लिखी, तो वो है निकोलस रॉ। फर्स्ट बायोग्राफर कहा जाता है शेक्सपियर का। इन्होंने ये बताया कि ये जो उस समय जो गायब हुए थे शेक्सपियर, उसका कारण था कि इन पर आरोप लगाया गया था। किस चीज़ का आरोप लगाया गया था? इन पर आरोप लगाया गया था डियर पोचिंग का। और कहाँ से? फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ थॉमस लूसी। तो थॉमस लूसी के फार्म से इन पर डियर पोचिंग का आरोप था, और जो प्रोसिक्यूशन प्रोसेस से बचने के लिए वहाँ से फ्लैड अवे हो गए थे, वहाँ से गायब हो गए थे। इतना क्लियर हुआ कि वहाँ से वो गायब हो गए थे। अब इस बीच में इन्होंने क्या किया, इसके बारे में भी बहुत सी बातें हैं, बट नथिंग इज क्लियर। कुछ क्लियर नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल कि वास्तव में ऐसा किया था शेक्सपियर ने, नहीं किया था, बट जो बातें कही जाती हैं इनके बारे में, जो बताया जाता है और जो हमें लिखित में मिला है, वही आपको समझना होगा। तो इस बीच में ये कहा जाता है कि शेक्सपियर ने थिएटर में काम किया था, और थिएटर में शेक्सपियर को जो हॉर्स मेंडिंग थी उसका काम दिया गया था, घोड़ों की सफाई का काम शेक्सपियर को मिला था। इसके साथ साथ शेक्सपियर कर्टेन भी ड्रॉ किया करते थे, जिसका इनको एक निक नेम मिला, कर्टेन बॉय। सो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कर्टेन बॉय के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा विलियम शेक्सपियर। ठीक है ना, विलियम शेक्सपियर को कर्टेन बॉय के नाम से जाना जाता है। अगर जो ये क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से किसने घोड़ों की सफाई की थी, तो शेक्सपियर ने घोड़ों की सफाई की थी। पोपिंग का भी काम किया था, थिएटर में पोछा लगाया करते थे विलियम शेक्सपियर। लेकिन ये कहा जाता है लकीली वन डे ही गॉट अ चांस टू परफॉर्म इन अ प्ले एंड ही गॉट पॉपुलैरिटी फ्रॉम दैट प्ले। ही परफॉर्म्ड एज एन एक्टर इन दैट प्ले। एक एक्टर के रूप में उस प्ले में इन्होंने परफॉर्म किया था, जिसमें हीरो नहीं आ पाया था किसी कारणवश, एंड ही लकीली गॉट द चांस टू प्ले द रोल ऑफ एक्टर। और यहाँ से इनका जो ग्राफ था वो बढ़ता चला गया था। अब इस बीच के लिए ये भी कहा जाता है, और ये जॉन ऑब्री एक रिसर्चर और एक क्रिटिक हुए हैं। जॉन ऑब्रे, याद रख लेना, जॉन ऑब्रे एक क्रिटिक और रिसर्चर हुए हैं। उन्होंने ये बताया है कि शेक्सपियर ने स्कूल मास्टर के रूप में भी काम किया था, और ये पीरियड वो बताते हैं कि शेक्सपियर ने स्कूल मास्टर के रूप में काम किया था। इसके बाद हम बात करें कि शेक्सपियर ने, ये आपको पता चल गया कि थिएटर में काम किया शेक्सपियर ने, स्कूल मास्टर के रूप में काम किया शेक्सपियर ने, और ये हमें कुछ प्रूफ भी मिलते हैं जिसमें हमें लगता है कि वास्तव में हाँ शेक्सपियर ने ये काम किया होगा, स्कूल मास्टर के रूप में शेक्सपियर रहे होंगे। अब क्या था, शेक्सपियर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शेक्सपियर एक एक्टर बन चुके थे, मजे हुए एक्टर कह सकते हैं हम शेक्सपियर को, वो बन चुके थे, और यहाँ पर शेक्सपियर की पॉपुलैरिटी होने लगी थी। वो एक अच्छे राइटर, एक अच्छे एक्टर के रूप में उभरने लगे थे। इसी बीच में जब शेक्सपियर की पॉपुलैरिटी बढ़ी तो उनको क्रिटिसाइज भी किया जाने लगा, और उनको रॉबर्ट ग्रीन,
जो उनके कंटेम्प्रेरी हुए उन्होंने क्रिटिसाइज किया एन अपस्टार्ट क्रो कहकर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एन अपस्टार्ट क्रो शेक्सपियर को किसने कहा है, ठीक है ना, किसने शेक्सपियर को एन अपस्टार्ट क्रो कहकर पुकारा है, तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट ग्रीन। तो रॉबर्ट ग्रीन ने इनको अपस्टार्ट क्रो के रूप में शेक्सपियर को कहकर पुकारा है। अब क्यों ऐसा कहा, क्योंकि ये कहा जाता है कि वो कहीं ना कहीं इनकी पॉपुलैरिटी से जेलस फील उन्होंने किया था। उनको लगता था मार्लो, नैश और ग्रीन जो कि एक कैटेगरी में आते थे जिसको यूनिवर्सिटी विट्स की कैटेगरी बोलते थे हम, तो उस कैटेगरी में सुपीरियरिटी उनको अपनी मतलब जो सुपीरियरिटी होती है ना, शेक्सपियर की सुपीरियरिटी दिखने लगी थी और खुद को इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स फील होने लगा था। तो दैट्स व्हाई ही रिमार्क। लेकिन ये भी बात है कि इनके रिमार्क का शेक्सपियर पर उल्टा प्रभाव पड़ा, उससे शेक्सपियर की पॉपुलैरिटी में चार चांद लग गए और वो और ज़्यादा फेमस होने लगे। वो कहते हैं ना कि जिसका जो जितना बदनाम हुआ है उसका उतना नाम हुआ है। तो वही विलियम शेक्सपियर के साथ भी हुआ। अब आफ्टर 1594 की बात करें, 1594 के बाद में, तो शेक्सपियर के जो प्लेस थे वो लॉर्ड चैम्बरलेन मेंस एक कंपनी थी, उसके लिए ही इनके प्ले को परफॉर्म किया जाता था, ठीक ना। एक प्लेइंग कंपनी थी जिसके शेक्सपियर खुद मेंबर थे, तो उसके लिए इनके जो प्लेस थे वो परफॉर्म किए जाते थे। अब क्या हुआ, जब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई, क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद में किंग जेम्स फर्स्ट ने इसकी जिम्मेदारी ली। और किंग जेम्स फर्स्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे थिएटर से, लिटरेचर से, इनका बहुत ज़्यादा लगाव था, तो इन्होंने पूरा इसको संभाला। और यहाँ पर इस कंपनी का नाम द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन का नाम बदलकर किंग्स मैन कर दिया गया। याद रहेगा, इसका नाम बदलकर क्या हो गया, किंग्स मैन इसका नाम कर दिया गया इस कंपनी का, जिस कंपनी में शेक्सपियर काम करते थे। अब शेक्सपियर की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और ज़्यादा फेम वो गेट कर रहे थे, तो इन्होंने इसी बीच में एक थिएटर को परचेज किया जिसका नाम ग्लोब थिएटर रखा गया। उसके बाद ब्लैक फ्रायर में इनकी पार्टनरशिप हुई शेक्सपियर की, और शेक्सपियर बिकेम अ वेल्दी पर्सनैलिटी, बहुत वेल्दी पर्सनैलिटी हो गए। और जब इतना पैसा, इतना नाम, इतनी शोहरत, इतनी इज्जत, ये सब कुछ मिल गया, तो शेक्सपियर परचेज्ड a great mansion in Stratford that was known as the न्यू प्लेस के नाम से उस स्थान को जाना गया, जो कि सेकंड लार्जेस्ट हाउस स्ट्रैटफोर्ड का कहा गया। सेकंड लार्जेस्ट हाउस उसको कहा गया, किस चीज़ का, स्ट्रैटफोर्ड का। और ये एक न्यू प्लेस के नाम से इसको जाना गया था। तो यहाँ से शेक्सपियर की जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ था बढ़ गया था, और ग्राफ ही नहीं बढ़ा था बल्कि उसके जो पैसे थे, जो पॉपुलैरिटी थी, जो सोर्स ऑफ इनकम थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब शेक्सपियर अपने प्ले करते, डायरेक्ट करते, प्रोड्यूस करते और एक्टिंग भी खुद ही करते, खुद लिखते, खुद ही एक्टिंग करते। इस तरह से शेक्सपियर की जो पॉपुलैरिटी थी वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी, बहुत ज़्यादा वो बढ़ती जा रही थी। और इसके बाद जब आगे का समय बढ़ा, तो निकोलस रॉ की बात करें तो निकोलस रॉ ये बताते हैं कि जब शेक्सपियर की मृत्यु होने वाली थी, जब शेक्सपियर की डेथ होने वाली थी, तो उससे कुछ साल पहले शेक्सपियर ने अपना जो वर्क था एक तरह से उससे रिटायरमेंट ले लिया था, उसमें उन्होंने काम नहीं किया था। और उस बीच में, उससे पहले का जो पीरियड था, उसमें अगर जो हम लंदन की बात करें तो लंदन चपेट में था ब्यूबोनिक प्लेग के। ब्यूबोनिक एक प्लेग हुआ था जिससे बहुत सारी बुरी हालत हो गई थी। ब्लैक डेथ को लेकर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप उस वीडियो को जरूर देखें। ब्लैक डेथ बिल्कुल ऐसी कंडीशन हो गई थी जैसे कोविड-19 में हुआ था ना, बुरा हाल, तो उससे भी कहीं ज़्यादा बुरा हाल था। अब तो संभाल लिया गया चीज़ों को, लेकिन उस समय संभालना बहुत कैड़ा था। तो कुल मिलाकर 60 मंथ्स तक सब कुछ बंद रहा था, थिएटर वगैरह सब बंद रहे थे। 1603 से लेके फैब 1610 के बीच में स्थिति बहुत भयावह थी इंग्लैंड की। तो ब्लैक डेथ बहुत बुरी तरह से फैला हुआ था, जो एक प्लेग था वो बहुत बुरी तरह से फैला हुआ था। अब 23 अप्रैल 1616 की बात करें तो एट द एज ऑफ 52, जब 52 साल के थे शेक्सपियर, 23 अप्रैल 1616 में इनकी डेथ हो गई। अब इनकी डेथ का कारण क्या है, कैसे शेक्सपियर की डेथ हुई?
शेक्सपियर की डेथ का कारण क्या था? तो शेक्सपियर की एक कॉमन डेथ मानी जाती है कि वो साधारण मृत्यु, जैसे एक कॉमन डेथ होती है, नेचुरल डेथ होती है, वैसे ही शेक्सपियर की डेथ हुई। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं, जो बायोग्राफर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ का पता लगाया कि कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। तो ये कहा जाता है, एक सेइंग है उसके अकॉर्डिंग, तो ये कहा जाता है कि एक बार शेक्सपियर, ड्रेटन और बेन जॉनसन, ये तीनों कंटेम्प्रेरी राइटर थे। चाहे हम माइकल ड्रेटन की बात करें, लास्ट एलिजाबेथन एज को बिलोंग करते थे माइकल ड्रेटन, विलियम शेक्सपियर की बात करें, बेन जॉनसन की बात करें, तो इनकी एक अच्छी खासी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में तीनों ने ड्रिंक की थी और ड्रिंक बहुत ज़्यादा एक्सेस हो गई थी। तो शेक्सपियर को ये कहा जाता है शेक्सपियर वॉज कॉट विद अ फीवर, कि और उनको फीवर पकड़ हो गया था और उस फीवर की वजह से ही शेक्सपियर की मृत्यु हो गई थी। शेक्सपियर की मृत्यु का ये कारण था। और कब हुई थी? 23 अप्रैल 1616 में इनकी डेथ हुई थी। और शेक्सपियर को जो बरी किया गया था वो होली ट्रिनिटी चर्च में ही बरीड किया गया था, जिस चर्च में उनका बैप्टिज्म हुआ था, जिस चर्च में उनकी बैप्टिज्म सेरेमनी हुई थी, उसी में उनको दफनाया गया था। अब हम बात करें शेक्सपियर के पीछे बचा कौन, तो उनकी दोनों बेटियां बची। हैमलेट ऑलरेडी मर चुका था, उनका बेटा जो था, उनकी दोनों बेटियां बची थी और उनकी पत्नी बची थी। सुजैना की शादी जॉन हॉल से हुई थी और जबकि जूडिथ की शादी जो हुई थी वो थॉमस क्विंसी नाम के एक व्यक्ति से हुई थी। शेक्सपियर की विल की बात करें तो शेक्सपियर ने जब अपनी विल लिखी थी तो शेक्सपियर ने अपने आप को, अपनी हेल्थ को मेंशन किया था कि मैं जो ये विल लिख रहा हूँ ये किस हालत में लिख रहा हूँ, बीमार की कंडीशन में लिख रहा हूँ या फिर फिटनेस की कंडीशन में लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, या रिकवरी की कंडीशन में लिख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था आई एम इन द स्टेट ऑफ परफेक्ट हेल्थ। तो परफेक्ट हेल्थ की स्टेट में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो परफेक्ट हेल्थ की स्टेट में उन्होंने अपनी विल लिखी थी। और जो वो विल लिखी थी उस विल में जो हिस्सा था वो सुजैना और जूडिथ को दिया गया, एक मेजर पोर्शन। और इसके अलावा अगर जो हम बात करें हम एन हैथवे की, तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा लगता है कि उसको नेग्लेक्ट किया उन्होंने। लेकिन जब आलोचक इस बात पर जाते हैं तो उनको लगता है कि नेग्लेक्ट नहीं किया, बल्कि समथिंग प्रीशियस, उनका जो बॉन्ड ऑफ लव था, एक अटैचमेंट था, वो शो किया शेक्सपियर ने अपनी पत्नी एन हैथवे के लिए। तो उनके लिए उन्होंने क्या कहा? माई सेकेंड बेस्ट बेड। वो ये कहते हैं कि मैं अपना जो सेकंड बेस्ट बेड है, लविंग बेड है, वो मैं किसको देता हूं? वो मैं देता हूं एन हैथवे को, अपनी पत्नी को, विद फर्नीचर। किसके साथ? फर्नीचर के साथ। अब फर्नीचर का मतलब यहां पर क्या है? अगर जो एग्जाम में पूछ लिया जाए भाई फर्नीचर का मतलब क्या है, तो आपका आंसर होगा लगेज, क्लॉथ्स, कपड़ों से है यहां पर फर्नीचर का मतलब, जो उन्होंने उसमें मेंशन किया था। तो कपड़ों से वो मेंशन किया गया, तो वो उन्होंने अपनी पत्नी के लिए कहा और बाकी सब जो था वो अपनी बेटियों के लिए कहा गया। अब इसके बाद हम बात करें उस समय जब शेक्सपियर की डेथ हुई थी, तो शेक्सपियर अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने एक इच्छा जाहिर की और उनका एक एपिटैफ था जो उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ही लिख दिया था कि उनकी कब्र पर वो अंकित होना चाहिए, क्योंकि शेक्सपियर डरे हुए थे। उस समय क्या था कि जगह की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा था और जगह की किल्लत होती जा रही थी, और उस जगह की किल्लत की वजह से क्या होता था, जो कब्र में से जो डेड बॉडीज पुरानी हो जाती थी उनको निकाल फेंक दिया जाता था और नई डेड बॉडीज को वहां पर जगह दे दी जाती थी। तो शेक्सपियर को ये लगा कि मेरे मरने के बाद में मेरी दुर्गति ना हो जाए, मेरा बुरा हाल ना हो जाए। तो शेक्सपियर ने तभी अपनी एपिटैफ को लिखा था और उस एपिटैफ में शेक्सपियर ने लिखा था कि भगवान के वास्ते मेरी मिट्टी से कोई छेड़खान ना करे, कोई भी छेड़खानी जरा सी भी ना करे। उस व्यक्ति का भला होगा जो मेरी बॉन्स को यूं का यूं रहने देगा, यानी कि मेरी मिट्टी से, मेरी कब्र से छेड़खानी नहीं करेगा। लेकिन वो व्यक्ति जो मेरी कब्र से छेड़खानी करेगा, जो मेरी बॉन्स को छेड़ेगा, उसके साथ मेरा अभिशाप जुड़ा हुआ है, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ऐसा उन्होंने शेक्सपियर ने कहा था। क्या कहा था? गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फोरबियर टू डिग द डस्ट एंड क्लोज्ड हियर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड कर्स्ड बी दैट मूव्स माय बॉन्स। तो ये बात शेक्सपियर ने कही थी। ये था शेक्सपियर का एपिटैफ जो शेक्सपियर की कब्र पर अंकित है, और उनकी बात ऐसी लगी
कि आज तक भी शेक्सपियर की कब्र पर ये वर्ड अंकित है, शेक्सपियर की कब्र जहां थी वहीं है, और उसको लोगों का एक सोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम कह सकते हैं। वहां पर लोग जाते हैं, म्यूजियम के रूप में भी हम कह सकते हैं कि लोग वहां पर जाते हैं, विजिट करते हैं, और एक उनकी नेशनल हेरिटेज बन गया है उनकी जो कब्र है। तो दोस्तों ये थी शेक्सपियर की बायोग्राफी, जो कि मैंने आपको बहुत आसान शब्दों में बताने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पेन और रजिस्टर लेकर बैठें। अगर आपने अभी नोट नहीं किए तो दोबारा देख लेना, वीडियो आपके पास ही रहनी है तो दोबारा देख लेना, लेकिन पॉइंट्स को लिख जरूर लेना, जो जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे, क्योंकि काफ़ी फैक्ट्स मैंने बायोग्राफी में ऐसे बताए हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े होंगे, तो उनको आप नोट डाउन करना, अच्छी तरह से तैयार करना, मेहनत करना। देखो मेरा पर्पस यही रहता है कि जब भी मैं आपको पढ़ाऊं, जब भी आपकी कोई क्लास लूं, तो एक स्पेशल क्लास आपकी होनी चाहिए और अच्छी तरह से आपकी तैयारी हो जाए, ये मेरा मेन मोटो रहता है। और इसके साथ साथ आपको पता ही होगा काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और काफ़ी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। तो अगर आप भी उस जो हमारी ये श्रृंखला चल रही है, हमारा एक बैच चल रहा है, इसका पार्ट बनना चाहते हैं, इस विजय का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, यूपी टीजीटी इंग्लिश का जो एग्जाम आ रहा है, इस एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, बहुत अच्छी तरह से आपकी तैयारी हो जाए, तो आप हमारे जो बैच है, नया बैच, उसका हिस्सा बन सकते हैं, और जो कि एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि हमारे जो नोट्स हैं उनका ही प्राइस 2000 रहता है। तो आपको केवल 2000 रुपये में नोट्स भी आपके एड्रेस पर डिलीवर किए जाएंगे, और इसके साथ साथ आपको पूरा क्रैश कोर्स, पूरी लाइव क्लासेस, जो कि 2 से 3 महीने का कोर्स है, वो आपको फ्री में दिया जा रहा है। तो आपको केवल पे करना होगा नोट्स की फी 2000 रुपये, और आप हमारे क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जो आपको नोट्स मिलेंगे हार्ड कॉपी में जो आपके एड्रेस पर भेजे जाएंगे वो भी आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जो डेली क्लास में पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ भी आपको रेगुलर मिलती रहेगी। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इस विजय की श्रृंखला में, क्योंकि हमने इस जो हमारे बैच का नाम विजय श्रृंखला रखा है, और विजय श्रृंखला इस वजह से क्योंकि विजय पताका लहरानी है। बिल्कुल पिछली बार की तरह जैसे एक बेस्ट रिजल्ट यूपी में हमने दिया था, ऐसा ही रिजल्ट इस बार भी देना है, बहुत अच्छा रिजल्ट देना है, बहुत अच्छा परिणाम आएगा। तो आप भी अपना रिजल्ट अच्छा लाएं, अच्छी तरह से मेहनत करें। और इनकेस अगर जो आप बैच को ज्वाइन भी नहीं करते हैं तो यूट्यूब पर आपने देखा होगा मैराथन क्लासेस मेरी हर राइटर को लेकर है, और चारों राइटर को लेकर एक स्पेशल मैराथन क्लास भी है, उसको आप तैयार कर लें, अदर वीडियोस को आप तैयार कर लें। इतना पीडीएफ है टेलीग्राम पर हमारे, उसको आप देख लें, ऐप पर इतना पीडीएफ प्रोवाइड किया हुआ है डॉक्टर एस गोस्वामी क्लासेस पर, वहां से आप पढ़ें तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात हम करते हैं जल्दी से। 1564 की बात करें तो 26 अप्रैल 1564 में शेक्सपियर का बैप्टिज्म सेरेमनी हुई थी, ठीक है ना। 26 अप्रैल में इनको बैप्टिज्म सेरेमनी इनकी हुई थी, जो कि इनका बर्थ कब हुआ था? 23 अप्रैल में हुआ था, और इनका जो बैप्टिज्म हुआ वो 26 अप्रैल 1564 में हुआ। 1571 की बात करें तो एट द एज ऑफ 7, तो इनको ये कहा जाता है कि इनकी स्कूल लाइफ बिगन हुई थी एक तरह से, जो विलियम शेक्सपियर की स्कूल लाइफ थी। इसके बाद 1575 में क्वीन एलिजाबेथ ने विजिट किया था अर्ल ऑफ लेसेस्टर में, केनिलवर्थ में। शेक्सपियर के फादर जो थे माइट हैव टेकन हिम टू विटनेस दी केनिलवर्थ फेस्टिविटीज, जो ये फेस्टिविटीज होती हैं उसमें शेक्सपियर के फादर इनको पार्ट कराने के लिए वहां पर लेकर गए थे। 1578 की बात करें तो शेक्सपियर ने स्कूल छोड़ दिया था, क्योंकि इनके फादर का जो बिजनेस था ना वो बैंकरप्ट हो गया था। ये स्थिति क्या हुई थी, जब इनके फादर दिवालिया हो गए थे, ये कहा जाता है इनके फादर जब दिवालिया हो गए थे तो इनको ये बोल दिया कि भाई जस्ट अर्न योर ब्रेड योर सेल्फ, नाउ आई कांट हेल्प इट, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें पढ़ना है तो अपने आप पढ़ो। अब शेक्सपियर को पढ़ना, स्कूल में पढ़ना तो बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन लैटिन ग्रीक पढ़ना बहुत अच्छा लगता था शेक्सपियर को, और किताबें पढ़ना अच्छा लगता था। अब शेक्सपियर करे तो करे क्या, शेक्सपियर को पैसा कमाना था, तो पैसा कमाने के और सोर्सेज शेक्सपियर ने देखे, बट पढ़ाई को, स्कूल की पढ़ाई को छोड़ दिया था। शेक्सपियर की 1582 में शादी हो गई एनी हैथवे से। 1583 में 26 मई में शेक्सपियर की जो डॉटर थी सुजैना, उसका बैप्टिज्म सेरेमनी हुई। फिर 1585 में फैब 2 में शेक्सपियर के ट्विन चिल्ड्रन हैमलेट और जूडिथ जो थे उनकी बैप्टिज्म सेरेमनी हुई। और 1586 में शेक्सपियर ने स्ट्रैटफोर्ड को छोड़ दिया था। और शेक्सपियर
को ग्रीन ग्रॉटवर्ड्स ऑफ विट में रेफर किया गया, जो रॉबर्ट ग्रीन ने इनको अपस्टार्ट क्रो कहकर पुकारा। वीनस एंड एडोनिस इनकी पब्लिश हुई 1593 में, जो कि डेडिकेटेड थी साउथहैम्पटन को। 1594 में टाइटस एंड्रोनिकस एक्ट किया गया अल्थ ऑफ ससेक्स मैन के द्वारा। 1596 में एट द एज ऑफ 11 शेक्सपियर सन हैमलेट की मृत्यु हो गई थी अगस्त 11 में एट द एज ऑफ 11। मे 4 में शेक्सपियर ने एक न्यू प्लेस को परचेज कर लिया था। 1597 मे 4 में शेक्सपियर ने न्यू प्लेस क्या, जो सेकंड लार्जेस्ट हाउस स्टार्टफोर्ड का माना जाता है और शेक्सपियर का जो एक घर माना जाता है, जहां पर जब इनको प्रसिद्धि हासिल हो गई, पैसा हासिल हो गया, तो इनको ये दर्जा भी मिला, एक न्यू प्लेस जो था इन्होंने परचेज किया। 1598 में फ्रांसिस मैरेल पैलेडिस टैमिया पब्लिश हुई, विच कंटेन्ड अ लिस्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस अप टू डेट, जिसमें शेक्सपियर के प्लेस की लिस्ट को अप टू डेट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखाया गया है। शेक्सपियर एक्टेड इन बेन जॉनसन्स एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, और शेक्सपियर ने एक्ट किया था बेन जॉनसन के एवरी मैन इन ह्यूमर में कब, 1598 में। 1599 की बात करें तो शेक्सपियर ने परचेज शेयर्स इन ग्लोब में शेयर्स परचेज कर लिए थे। 1601 की बात करें, एसेक्स एक्सिक्यूटेड एंड साउथहैम्पटन इम्प्रिजन्ड शेक्सपियर बरीड, जॉन शेक्सपियर बरीड, सॉरी। 1602 की बात करें, May 1 शेक्सपियर परचेज्ड 107 एकर्स ऑफ एर्बल लैंड विच ही एडेड टू द न्यू प्लेस, इन्होंने ओल्ड लैंड खरीदी जो न्यू प्लेस में ऐड कर दी। 1603 की बात करें, Feb 2 में शेक्सपियर्स कंपनी परफॉर्म्ड बिफोर द क्वीन एट रिचमॉन्ड, क्वीन एलिजाबेथ के सामने रिचमॉन्ड में इनकी कंपनी ने परफॉर्म किया था। 15 मार्च 1604 की बात करें, शेक्सपियर टुक पार्ट इन प्रोसेशन ऑन द ओकेजन ऑफ जेम्स एंट्री, जेम्स की एंट्री पर जो प्रोसेशन हुआ था उसमें भी इन्होंने पार्ट किया था। 1607 की बात करें तो सुजैना ने जॉन हल से शादी कर ली थी। 1608 की बात करें, सितंबर 9 में सुजैना की जो मदर थी वो उनको बरीड किया गया। शेक्सपियर एस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एट न्यू प्लेस। 1609 में सोनेट्स पब्लिश हुई इनकी, और आपको पता है जो शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी हैं। 1613 में द टेम्पेस्ट परफॉर्म्ड एट द फेस्टिविटीज इन सेलिब्रेशन ऑफ द मैरिज ऑफ प्रिंसेस एलिजाबेथ विद इलेक्टर फ्रेडरिक। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1613 में द टेम्पेस्ट को परफॉर्म किया गया था फेस्टिविटीज सेलिब्रेशन में, किसकी शादी पर, प्रिंसेस एलिजाबेथ की शादी पर, जिनकी इलेक्टर फ्रेडरिक से इनकी शादी हुई थी, और ग्लोब भी बर्न डाउन हो गया था, ग्लोब थिएटर। 1616 की बात करें, जनवरी 25 में शेक्सपियर ने अपनी विल बनाई, नोट साइन टिल मार्च 25, और 25 मार्च तक साइन नहीं की थी। अप्रैल 23 में उनकी डेथ हो गई। अप्रैल 25 बरीड इन द चांसल ऑफ स्टार्टफोर्ड चर्च, यानी कि हॉली ट्रिनिटी चर्च। तो दिस इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स लाइफ। ये शेक्सपियर की लाइफ का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों कभी कभी आपको लगता हो कि सर जब हम पढ़ाते हैं तो हम ये एडवाइस क्यों देते हैं, क्यों बोलते हैं, क्यों हमें ये बातें बताते हैं कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये ऐसा करोगे वैसा हो जाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इंसान बहुत साधारण सी बात करता है। मैं कोई हाई फाई बातें नहीं करता हूँ, आपने देखा होगा कि डाउन टू अर्थ पर्सन हूँ मैं, और बिल्कुल सिंपल बातें करता हूँ, जैसा मैं हूँ वैसा मैं आपसे बोलता हूँ। और बात इस बात की कि जो साधारण सी बात भी कभी कभी हम करते हैं, वो साधारण सी बात का भी बहुत इंपॉर्टेंस लाइफ में हो जाती है, बहुत महत्व लाइफ में हो जाता है। क्योंकि अगर आपका उस साधारण सी बात पर ध्यान चला गया, मानो आपका ध्यान चला गया और आपने उस साधारण सी बात को पकड़ लिया अपने जीवन में, कि सर ने कहा था कि विचारों का बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में। अगर जो हम विचार से अपने आप को जैसा रखेंगे वैसा हो जाएंगे, अगर जो हम विचार से अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक विचारों के साथ रखेंगे तो हम आशावाद की तरफ बढ़ेंगे, विजय की तरफ बढ़ेंगे, और वहां पेसिमिस्टिक अप्रोच ले आएंगे तो निराशा हो जाएगी और फेलियर आ जाएगा। अगर आपने इस बात को ही पकड़ लिया, मानकर चलो साधारण सी बात है, आपने इस बात को अपने जीवन में उतार लिया कि विचारों का महत्व होता है, हमें अपने विचारों पर वर्क करना है, हमें अपने विचारों को सही करना है। अगर जो लगता है ना
जैसे एक बच्चा होता है ना, बच्चा जब गलती करता है तो आप क्या करते हैं, पहले उसे समझाते हैं, नहीं समझता फिर आप उसको पनिश करते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, लेकिन आपका पर्पस होता है उसको सही करना। तो यहां पर आपके जो विचार हैं वो आपके बच्चे हैं। आप अपने बच्चों को कैसे सुधारते हैं, कैसे सही करते हैं, ये वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं। अगर आपने अपने इन बच्चों को सही कर लिया तो ये मान के चलिए कि आपका भी जीवन संवर गया, क्योंकि बच्चे अच्छे होंगे तो माता पिता का नाम होगा, रोशन होगा। तो वही चीज है कि आपके इस समय जो ये बच्चे हैं, ये विचार हैं, ये विचार आपके बच्चे हैं, तो उन विचारों को किस दिशा में आपको लेकर जाना है ये आपको देखना है, आपको फैसला लेना है कि क्या सही है क्या गलत है, वो कोई और बताने आने वाला नहीं है। तो ये फैसला आपका है। तो आप अच्छी तरह से पढ़िए। अब आपको खुद डिसाइड करना है कि मुझे आशावाद की तरफ रहना है, निराशावाद की तरफ रहना है, मुझे आलस में रहना है या फिर मुझे जागृत अवस्था में रहना है, मुझे ज्यादा सोना है या मुझे ज्यादा जागना है, मुझे ज्यादा पढ़ना है या ज्यादा बातें बनानी है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। तो ये अब आप सोचिए, अच्छी तरह से मेहनत कीजिए, क्योंकि अगर आपको की लाइफ में मेरे थोड़े से शब्द भी जिंदगी आपकी बदल गए ना, तो वो मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट होगा, वो मेरे लिए खुशी की बात होगी, गर्व की बात होगी मेरे लिए। तो आप अपने जीवन को संवारिए, आगे बढ़िए और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कीजिए। और अगर आप हमारी क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इस नंबर पर 9756055255। इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और बेटर होगा कि आप कॉल करें। तो कॉल करें, आपको जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो बता दिया जाएगा। और आपको तो ये मान के चलिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एडमिशन एक तरह से मिल रहा है, क्योंकि नोट्स की ही वैल्यू 2000 की है, नोट्स का प्राइस 2000 रुपये का है, और उसी में आपको क्रैश कोर्स भी पूरा मिल रहा है, पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। क्रैश कोर्स का मतलब मेरा ये नहीं होता कि मैं डेप्थ में नहीं पढ़ाता, मैं पूरा डेप्थ में पढ़ाता हूँ, अच्छी तरह पढ़ाता हूँ, डिटेल में पढ़ाता हूँ। क्रैश कोर्स इस वजह से नाम रखा है केवल कि टाइम का कुछ नहीं पता कब एग्जाम हो जाए, कि सपोज करो 1.5 महीने बाद एग्जाम हो जाए, 2 महीने बाद एग्जाम हो जाए, आप मुझसे कहने लगे सर आपने तो क्या कहते हैं कोर्स में हमें एडमिशन करा रखा था और ये तो जल्दी हो गया। मैं तब भी आपका कोर्स पूरा करा दूंगा और अच्छी तरह से करा दूंगा, लेकिन एटलीस्ट आपको ये नहीं रहेगा कि फुल कोर्स था, ये क्रैश कोर्स इसी वजह से हमने नाम रखा है कि उसके अकॉर्डिंगली, टाइम के अकॉर्डिंगली हम वर्क करेंगे। और अभी हमारे पास टाइम है, तो आप मेहनत कीजिए और अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगी। तो जुड़ जाइए आप हमारे साथ और अपनी अलग से भी तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।